गुड मॉर्निंग बच्चों। ये हमारा सेकंड वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था डॉबे-राइनर का त्रिक नियम। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं डॉबे-राइनर का त्रिक नियम क्या है। उसमें हमने देखा था कि समान गुण धर्म वाले तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत बीच वाले तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। इसको हमने कल पढ़ा था, शायद आप लोग को याद होगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये वाला हम लोग ने देखा था कि इसको क्या कहते हैं हम लोग कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत निकाले थे। जैसे कि 6.9 है प्लस कितना है 39.1। पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत निकालना है। ऊपर जो दिख रहा है आपको ये नंबरिंग में 6.9 और 3.91, ये क्या है उसका परमाणु भार है। तो इनके परमाणु भार को परमाणु भार को पहले जोड़ेंगे और 2 से क्या करेंगे भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 46.01 46.0। ये 0 है ना, तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 23। पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत बीच वाले तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। यहाँ पे तो सेम आया है, इसमें 23 इसमें 23, लेकिन जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जितना आ रहा है उतना ही मान आए, मतलब लगभग बराबर। यहाँ पे 22.0 22.9 इतना नहीं आता तो भी हम लोग उसको सही मानते। ठीक है, मतलब लगभग आना चाहिए उसके आसपास। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाइएगा कि यहाँ पे क्या करना है। जो कैल्शियम है और बेरियम है, ठीक है, कैल्शियम के परमाणु भार कितना है 40.08 और बेरियम का परमाणु भार कितना है 137.3। इनके परमाणु भार को जोड़ना मतलब औसत निकालना है। तो इनको क्या करेंगे हम लोग पहले जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे और यहाँ पे जितना आएगा, ठीक है, परमाणु भार जितना आएगा वो स्ट्रांसियम के परमाणु भार के लगभग क्या हो सकता है बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे जितना आंसर आता है वो, और परमाणु भार आप लोग बुक में देख लेना। ठीक है, तो इसको बनाना है आप लोग को। इसमें भी सेम वैसे करना है। 35.5 है और 126.9 है। इसको क्या करना है जोड़ना है और 2 से भाग देना है। ठीक है, औसत निकालेंगे तो कितना मान आ रहा है उसको देखना, और जो ब्रोमीन है उसका एक्चुअली में परमाणु भार कितना है उसको देखना। ठीक है, सेम आ रहा है या फिर लगभग सेम ही आएगा, पॉइंट का कुछ अंतर होगा या फिर 1 और 2 का अंतर होगा, इसको आप लोग को बनाना है। ठीक है, चलो तो आज हम लोग देखते हैं। अच्छा, डॉबे-राइनर का त्रिक नियम हम लोग ने पढ़ा था। अब इसमें देखते हैं डॉबे-राइनर के त्रिक नियम की कमी क्या थी। ठीक है, कोई भी साइंटिस्ट जो होते हैं अपना नियम देते हैं, अपने पॉस्टुलेट्स देते हैं, तो उसमें क्या होता है अच्छाई तो होती है, साथ में उनमें कुछ न कुछ कमी होती है। तो डॉबे-राइनर का जो त्रिक नियम था उनमें कमी क्या थी कि उन्होंने बहुत कम ही तत्वों के बारे में बताया था, या फिर ये कह सकते हैं कि इस नियम का पालन बहुत कम तत्व ही कर रहे थे। जैसे कि यहाँ पे लिथियम सोडियम पोटेशियम कर रहा है, कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, मतलब बहुत कम तत्व ही इन नियम का पालन कर रहे थे। ठीक है, डॉबे-राइनर का त्रिक नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है आप लोग को। ठीक है, और ये वाला आंसर बन जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, मतलब परमाणु भार का क्या निकालना है औसत निकालना है। यहाँ पे जो मान आएगा, जैसे यहाँ पे हम लोग निकाले हैं तो यहाँ पे 23 आया है, और सोडियम हमें पता है सोडियम का परमाणु भार कितना होता है 23 होता है। ये आपके बुक में दिया है, आई थिंक पेज नंबर दिया है 51 में। ठीक है, पेज नंबर 51 में आप लोग देख लेना परमाणु भार इसका कितना है इसका कितना है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है उनका औसत निकालना है, उसके बाद मिलाना कि हाँ परमाणु भार सेम आ रहा है कि दूसरा आ रहा है, निकालना आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं डॉबे-राइनर का त्रिक नियम पता चल गया, उनकी सीमाएं मतलब उनकी कमी भी पता चल गई। इस नियम का पालन बहुत कम तत्व कर रहे थे, बस ये उनकी कमी में आ जाएगी। ठीक है, बन जाएगा। अब दूसरा है न्यूलैंड का अष्टक नियम या फिर न्यूलैंड ऑक्टेट रूल। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, तो देखो हम लोग ने देखा डॉबे-राइनर का त्रिक नियम,
तो यहाँ भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि डॉबे-राइनर के नियम का आधार क्या था। तो डॉबे-राइनर के नियम का आधार क्या था? परमाणु भार। उन्होंने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तो तत्वों को रखा था ना। तो अब न्यूलैंड को डॉबे-राइनर के त्रिक नियम से ये पता चल गया कि परमाणु भार, किसी भी तत्व के परमाणु भार और उसके गुणों में कुछ न कुछ क्या है, संबंध है। ठीक है, उन्होंने डॉबे-राइनर ने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम पे रखा था, तो उसका कुछ आधार तो होगा कि क्यों उन्होंने रखा था। ये न्यूलैंड ने सोचा और बताया कि अगर तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए, ठीक है, अगर तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों की गुणों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। ये आंसर है, मतलब सॉरी, ये नियम है। ठीक है, यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद तत्व के गुणों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे न्यूलैंड का अष्टक नियम है, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति होती है तथा पहला तत्व आठवें तत्व से समानता रखता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम है, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए। ठीक है, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के गुणों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है तथा पहला तत्व उसके आठवें तत्व से समानता रखता है। किसमें समानता रखता है? गुणों में समानता रखता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मतलब न्यूलैंड ने क्या किया, जो तत्व उनके पास थे, मतलब जो तत्व, जिस तत्व की जानकारी उन्हें थी, उन्होंने क्या किया, उनके भार के क्या भार, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम पे रखते गए। ठीक है, तो उन्हें पता चला कि पहला तत्व उसके आठवें तत्व से क्या रखता है, समानता रखता है। जैसे कि यहाँ पे हमें पता है, यहाँ पे ये पहला तत्व हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां और ये सातवां। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि तत्व को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा। हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हमें पता है हीलियम आता है, लेकिन जब न्यूलैंड ने जो ये नियम दिया था उस समय हीलियम की खोज नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि तत्व को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो पहला तत्व, और इस 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है, तो आठवां तत्व क्या करता है, गुणों में समानता रखता है। मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आना चाहिए, यहाँ पे 8वें नंबर पे क्या आना चाहिए, फ्लोरीन आना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो फ्लोरीन आ रहा है ऑक्सीजन के बाद, वो किससे समानता रख रहा है, हाइड्रोजन से। तो उन्होंने फ्लोरीन को यहाँ से उठा करके कहाँ रख दिया, हाइड्रोजन के नीचे रख दिया। क्यों रखा, क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के गुण क्या थे, इक्वल थे। मतलब हाइड्रोजन की जो क्वालिटी थी वो, मतलब हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी थी वही प्रॉपर्टी किसकी थी, फ्लोरीन की थी। तो उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन के नीचे में जस्ट किसको रख दिया, फ्लोरीन को। ठीक है, अच्छा, जब न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था उस समय हीलियम की खोज नहीं हो पाई थी। ठीक है, हीलियम जो हाइड्रोजन के नीचे में आता है उस समय हीलियम की खोज नहीं हो पाई थी। साथ में जो 18वें ग्रुप का तत्व है, जिसको हम लोग अभी पढ़े भी थे, 18वें ग्रुप का तत्व मतलब निष्क्रिय तत्व या फिर अक्रिय तत्व की खोज उस समय नहीं हो पाई थी। जैसे हीलियम हो गया, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, इन सब की खोज उस समय नहीं हो पाई थी। देखो, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आना चाहिए, लेकिन खोज नहीं हो पाई थी उस समय, तो इसलिए हीलियम को यहाँ पे नहीं रखा गया है। हाइड्रोजन के बाद क्या आया है, लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरान, बोरान के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्या आता है, फ्लोरीन के बाद क्या आता है, नियान, नियान आता है ना। फ्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9 होता है, और नियान यहाँ पे आता है आपका नियान, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 10। ठीक है, लेकिन ये नियान जो है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, ये सब कौन से ग्रुप के तत्व हैं, 18वें ग्रुप के तत्व है। ठीक है, लेकिन उस समय क्या था कि ये अक्रिय तत्व की खोज नहीं हो पाई थी, इस समय यहाँ पे नियान को रखा नहीं गया है। ठीक है,
इन सबकी तत्व की खोज हो पाई थी, इसलिए इनको रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया कि तत्व को उनके बढ़ते हुए। अच्छा, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का परमाणु भार लिथियम से क्या होता है, कम होता है। लिथियम का परमाणु भार बेरिलियम से कम होगा, बेरिलियम का परमाणु भार बोरान से कम होगा। इसका मतलब यह है तत्व को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा गया है। ठीक है, तत्व को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो पहला तत्व उसके 8वें तत्व से, मतलब यहाँ फ्लोरीन से समांतर रखता है। तो उन्होंने क्या किया, फ्लोरीन को 8वें वहां से उठा करके हाइड्रोजन के नीचे फ्लोरीन को रख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से समांतर रखते हैं। ठीक है, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, हाँ आई थिंक दिख रहा होगा। यहाँ पे कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9 होता है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 7। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, मतलब उसको अपना द्विग पूरा करना है ना। हम लोग मैजिक अंक पढ़े थे, 2, 8, 8, 18, 18, 32, है ना, इसको पढ़े थे। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है अपना द्विग पूरा करता है, मतलब इसको 2 बनाने के लिए हमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 बनाने के लिए हमें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। और यहाँ पे देखो ये फ्लोरीन है ना, ये 9 है, और इसको मैं नीचे में रख देती हूँ। फ्लोरीन है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, तो फ्लोरीन को, तो यहाँ पे देखो फ्लोरीन को अपना क्या ऑक्टेट पूरा करना है, तो इसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमने देखा हाइड्रोजन के को अपना द्विग पूरा करना है, तो उसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तथा फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट मतलब इसको 8 बनाना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और फ्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है। तो इसी कारण हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। तो हाइड्रोजन के नीचे में किसको रख दिया गया, फ्लोरीन को। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फ्लोरीन के नीचे क्या रखा गया है, क्लोरीन को। क्यों रखा गया है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। ठीक है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना, 17, हाइड्रोजन का कितना, 1, फ्लोरीन का कितना, 9, क्लोरीन का कितना, 17। 2, 8 क्या हो जाएगा, 2, 8 और 7 हो जाएगा, 2, 8 और 7, 8 और 2 10, 10 और 7 17, हो गया ना 17। ठीक है, तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी क्या 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, फ्लोरीन भी 1 ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है और क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इसका मतलब ये है कि इन तीनों की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, इसी कारण इसे एक वर्ग में रख दिया गया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे हो कि हाइड्रोजन तो 1 इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन क्यों ले सकता है। उस समय ये क्लियर नहीं हो पाया था कि देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है या फिर ले भी सकता है। तो न्यूलैंड ये नहीं बता पाए थे कि वो मतलब उसको मतलब ये नहीं पता था कि ये दे भी सकता है। उन्होंने इस आधार पर रखा कि हाइड्रोजन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, उन्होंने मतलब उनको दाता के रूप में नहीं देखा था, उनको ग्राही के रूप में ले रहा है, मतलब ग्राही के रूप में हाइड्रोजन को रखा था। इतना समझ में आ गया। न्यूलैंड का अष्टक नियम है, इसको आप लोग देख लेना, इसको आपको याद करना है क्योंकि ये पेपर में आएगा। ठीक है, अच्छा न्यूलैंड की अष्टक नियम की कमियां। तो पहली कमी क्या थी कि उन्होंने नए तत्वों के लिए खाली स्थान नहीं छोड़ा था। ठीक है, ये पहली कमी है। दूसरा ये है कि न्यूलैंड ने जब ये नियम दिया उस समय, या फिर न्यूलैंड ने सिर्फ 56 तत्वों के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन हाँ पहला क्या है, पहला कमी क्या है कि उन्होंने नए आने वाले तत्वों के लिए खाली स्थान नहीं छोड़ा था और न्यूलैंड ने सिर्फ 56 तत्वों के बारे में ही बताया था। दूसरा कमी क्या है, सिर्फ 56 तत्वों के बारे में बताया था। तीसरा कमी ये है कि न्यूलैंड ने जो नियम दिया था उसमें कैल्शियम तक के तत्व ही अप्लाई हो रहे थे। मतलब न्यूलैंड ने जो नियम दिया था उस नियम का पालन सिर्फ कैल्शियम तक के तत्व, मतलब हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक के तत्व ही उस नियम का पालन कर रहे थे। बाद में आने वाले तत्व जो थे इस नियम का पालन नहीं कर रहे थे। ठीक है,
कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है, सॉरी ये परमाणु क्रमांक नहीं है, परमाणु भार है ना। कैल्शियम का परमाणु भार 40 होता है, 40.08 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि न्यूलैंड ने जो नियम दिया था उसमें नए आने वाले तत्व के लिए खाली स्थान नहीं छोड़ा था, तथा न्यूलैंड ने सिर्फ 56 तत्वों की जानकारी दी थी। और क्या था कि हाँ, इस नियम का पालन सिर्फ कैल्शियम तक के तत्व कर रहे थे, मतलब परमाणु भार 40 से बाद के तत्व इस नियम का पालन नहीं कर रहे थे। एक और है इनकी कमी कि उन्होंने क्या किया, फेरस को ऑक्सीजन और सल्फर के नीचे में रख दिया, ठीक है। फेरस को ऑक्सीजन और सल्फर के नीचे में रख दिया, जबकि फेरस के गुण ऑक्सीजन और सल्फर से नहीं मिल रहे थे, ठीक है। इसकी कमी को आप लोग देख लेना, आप लोग के बुक में है। और कल के लिए क्वेश्चन है, डोबेराइनर का त्रिक नियम को उदाहरण सहित समझाइए तथा न्यूलैंड का अष्टक नियम को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। धन्यवाद।